तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक प्रॉपर हॉरर मूवी को जिसका नाम है कॉन्जरिंग द बियॉर्ड, जो कि हाल ही में ही रिलीज हुई है। मूवी की स्टार्टिंग में हम किसी आदमी को देखते हैं जो सो रहा होता है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। आदमी अपने डोर को देखता है, जैसे कोई मॉन्स्टर हाथ खोलता है। आदमी काफी डर जाता है, लेकिन वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा होता है और कुछ भी नहीं कर पाता। तभी उसके बेड के साइड से एक मॉन्स्टर लेडी निकल कर आती है। इसकी आंखें ब्लैक थी, चेहरा काफी अजीब था और वो उस आदमी को कहीं पर खींच के ले जाती है। इसके साथ ही ये सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हमें एक न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसका नाम होता है वोंडा वुजिया, जो कि अपने भाभी लोकस और भाई ग्लोइयस के साथ रहा करती थी। लोकस यहाँ पर अपनी बहन के ऊपर काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है कि वो अक्सर अपने रूम पर रहती है, घर पर बहुत कम बात करती है, कहीं बाहर नहीं जाती और वो कब से बोल रही है उसे कार लेनी है, उसे जॉब करनी है, लेकिन वो कुछ नहीं करती और सिर्फ अपने टाइम और अपनी लाइफ को वेस्ट कर रही है। असल में वांडा का कुछ टाइम पहले ही डिवोर्स हो चुका था। तब से वो अपने भाई और अपने भाभी के साथ ही रह रही होती है। यहाँ पर वो अपने लाइफ को ट्रैक पर लाने और स्ट्रगल करने में लगी रहती है, लेकिन कुछ खास ठीक नहीं हो पाता। खैर, वो अपने भाई से ये कहती है कि वो एक टाउन में जाना चाहती है स्लीप स्टडी में प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ उसे पैसे भी मिलेंगे। लेकिन लोकस और ग्लोरिया उसे मना कर देते हैं कि उसने किसी ऑनलाइन चीज़ को देखा और उसे सही मानने लगी और ये चीज़ें लेजिट नहीं होती। जीत करती है और उन्हें समझाती है जब वो आएगी तो उसके पास पैसा भी होगा और वो जॉब भी कर लेगी। लेकिन लोकस नहीं मानता, वो सुबह बात करने को बोलता है, लेकिन वो कहती है वहाँ टाइम पर पहुँचने के लिए उसे आज रात ही निकलना पड़ेगा। इस पर लोकस साफ साफ मना कर देता है और कुछ ही देर बाद गोंडा अपने रूम में परेशान लेटी हुई होती है। वो जो करना चाहती थी वो नहीं कर पा रही थी। वो बिना किसी परमिशन के ही जाने का डिसाइड कर लेती है। खैर, वो अपने भाई की कार की लेकर और अपना बैग लेकर घर के बाहर आती है। अपना बैग और अपने भाई के कार की चाबी लेकर घर से निकलती है। तभी लोकस वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और वो वोंडा को देखकर पूछता है कि वो नहीं मानेगी। वो समझाती है कि वो अपने लाइफ में कुछ करना चाहती है। लोकस उसे जाने की परमिशन दे देता है, क्योंकि भाई कितना भी गुस्सा करे लेकिन वह अपनी बहन की खुशी ही चाहता है। खैर, बोंडा अब उसकी कार को लेकर निकल जाती है और सुबह होते होते वो उस टाउन पर पहुंच जाती है जहां पर उसे उस लीफ स्टडी पर पार्टिसिपेट करना रहता है। टाउन के अंदर आते ही उसे एक वेक्टर नाम का आदमी मिलता है, जो उस लीफ स्टडी करने वाले डॉक्टर का असिस्टेंट था। और वो बोलता है वो लोग स्टडी में ओल्ड टाउन में एक ओल्ड स्कूल में सेटअप कर रहे हैं, यहाँ पर सारे पार्टिसिपेंट के रहने की व्यवस्था की गई है। अब वो दोनों उस स्कूल बिल्डिंग में आते हैं और वेक्टर बोंडा को एक रूम में पहुंचाकर डॉक्टर को लेने चला जाता है। बोंडा को अब एक और लड़की मिलती है जो कि स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए आई थी, जिसका नाम मार्गरेट था। एक नेम के लिए हम उसको मार्गो बुलाएंगे। वो दोनों आपस में बात करती हैं और फिर वहाँ पर डॉक्टर रिचर्ड आते हैं, जो कि इस लीफ स्टडी को कंडक्ट कर रहे थे अपने रिसर्च के लिए। वो लोग ऑथर नाम के एक आदमी से उन्हें मिलवाते हैं और ये भी उस लीफ स्टडी में पार्टिसिपेट करने के लिए आया था। कुछ ही देर के बाद उन लोगों को एक रूम में लेकर जाया रहता है और ये रूम मेन रूम होता है डॉक्टर के रिसर्च के लिए। वो बताता है कि ये स्कूल काफ़ी पुराना है, जिसमें ओवरफ्लो वार्ड के रूप में यूज़ किया जाता था कोविड-19 के टाइम पर। उसके बाद इसे गिराया जाता था, लेकिन डॉक्टर ने फंडिंग जुटा ली इसको बचाने के लिए। स्कूल को अपनी स्टडी और रिसर्च के लिए ले लिया, लेकिन ये जगह उसके रिसर्च के लिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी जगह भी है और वोंडा उससे पूछती है कि आखिर उसकी रिसर्च किस बारे में है। इसमें वो बताता है उसकी रिसर्च असल में स्लीप एनालिसिस के बारे में है, जिसमें बोंडा उससे कहती है वो किसी भी तरह का ड्रग नहीं लेने वाली होती है। इस पर डॉक्टर ये रिप्लाई करता है कि वो किसी भी ड्रग का यूज़ नहीं करेगा, उसे सिर्फ उन लोगों का टाइम और ओपन माइंड चाहिए और उन लोगों ने कभी भी स्लीप एनालिसिस को एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो वो उसके लिए सबसे अच्छे पार्टिसिपेंट हैं। तभी वहाँ पर फोर्थ पार्टिसिपेंट भी आ जाता है, जिसका नाम पोर्टल वॉटसन होता है। अब डॉक्टर सबका थोड़ा बहुत मेडिकल चेकअप करता है और को अपने बारे में बताता है कि एक इंडिपेंडेंट फंडेड रिसर्चर है जो कि ह्यूमन माइंड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पर काम कर रहा है, कि स्लीप एनालिसिस है, जिस पर जाने के बाद लोगों ने डीमंस और गोश्त देखने का दावा किया है। पर वो बताता है जिन लोगों को स्लीप एनालिसिस, स्लीप डिसऑर्डर, नाइट टेरर जैसी प्रॉब्लम होती है, तो अपनी लाइफ में पहले ड्रामा पैनिक अटैक्स को फेस करते हैं। चीज़ों के मेन कारण होता है ह्यूमन होता है, जिस पर आगे डॉक्टर बोलते हैं वो किसी भी ड्रग और इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करने वाला है, बल्कि वो हिप्नोसिस का इस्तेमाल करेगा और उसे उस रिसर्च से रिसर्च और नाइट टेरर से डील करने का रास्ता निकालना है। डॉक्टर ये कहता है कि उसके अकॉर्डिंग उसका हिप्नोटिसिस का
और जो उसकी थेरेपी है रिसर्च से वो उस डोर को ओपन कर सकते हैं जहाँ पर ये यीशु ठहरता है और वो उन सबको हिप्नोटाइज करेगा। दिन बाद उनके स्लीप को मॉनिटर करके वापस प्रोसेस रिवर्स कर देगा, उन्हें हिप्नोसिस से बाहर निकाल देगा और सभी लोग हिप्नोसिस की बात सुनकर हिचकिचाने लगते हैं। लेकिन डॉक्टर उसे यकीन दिलाता है कि वो ये कर सकता है और वो सब पैसे के लिए यहाँ आए थे और वो रेडी भी हो जाते हैं। अब डॉक्टर उन्हें एक केस भी बताता है, जो आदमी जो कि यहीं पर रहता है, जो स्लीप वॉकिंग के डिसऑर्डर से परेशान था। एक दिन उसने स्लीप वॉकिंग करते हुए अपनी कार को चलाई, उसका एक्सीडेंट हो गया, इससे वो मारा गया। डॉक्टर सभी को आज रात रेस्ट करने को बोलते हैं, कल से रिसर्च स्टार्ट होगी अगले फ्राइडे तक, उसका ऐसा कहना था। तब तक उन लोगों के फ़ोन और कार की चाबी विक्टर के पास रहेगी, यानी कि उसके असिस्टेंट के पास में। फिर अगले सीन में सब लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो खुद अपने इंटर्नशिप पर स्लीप एनालिसिस को देख सकता है और उसको इसकी हिस्ट्री काफ़ी फैसिनेटेट करती है। 1666 तक ऐसा कोई भी केस डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया था। अब सभी लोग अपने रूम में जाकर सो जाते हैं, जिन्हें कैमरा से मॉनिटर किया जा रहा था टू देयर रिकॉर्ड एवर एक्टिविटी एंड। अब सभी लोग सुबह ऑपरेशन रूम में चले जाते हैं। इससे डॉक्टर उन लोगों को बोलता है कि वो अपने माइंड से नफरत जैसे शब्द को हटा दें और वहाँ पर कुछ प्रेजेंट है। तो इस पे बोंडा एग्री करती है कि उसके मन में उसके एक्स हस्बैंड के लिए ऐसी चीज़ें हैं। अब डॉक्टर अपना काम शुरू करते हैं और सबको हिप्नोटाइज करके ट्रांस जैसी लोकेशन पर भेज देते हैं। लेकिन वो जिंदा तो थे, बट उस वक्त के लिए किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। अब हम बोंडा को देखते हैं, जिसकी आंखें एक स्किनी प्लेस पर खुलती है। यहाँ पर वो किसी लेडी की आवाज़ सुनती है जो कि चिल्ला रही थी कि मुझे जगा दो। उसे वही बीच लेडी हॉन्ट करती है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखी थी। और जहाँ पर वो लेडी चिल्ला रही होती है ना, वो याद रखना, इसका सिग्निफिकेंस मैं एंड में बताऊंगा। अब डॉक्टर सभी को जगा देते हैं और बोंडा जो कि थोड़ा परेशान थी, वो वॉशरूम में चली जाती है, जिसके पीछे पीछे मार्गो भी चली जाती है और वो दोनों थोड़ी बहुत बात करती हैं। जहाँ पर शॉकिंगली रिव्यू होता है कि उन दोनों ने ही सेम नाइट रिव्यू देखा, यानी कि सेम उस लेडी को देखा था। वो ये बातें डॉक्टर को बताने जाते हैं। यहाँ पर बाकी ये दो डॉक्टर होते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि उन्होंने भी सेम ही प्लेस और सेम ही विच को देखा है अपने नाइटमेयर के अंदर। वो सब लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ, जिस पे डॉक्टर बोलता है ये सब कुछ इसलिए हो सकता है कि एक रात पहले ही उन्होंने उन सबको बताया था स्लीप पैरालिसिस के अंदर बीच लेडी दिखती है और वो लोग उसके बारे में ही सोच रहे होंगे, तो वही उनको दिख गई है। लेकिन उस पर उनका काउंटर ये आता है कि वहाँ पर उनको एक लेडी की आवाज़ आती है जो कि खुद को जगाने के लिए कह रही होती है और सबको सेम आवाज़ कैसे आ सकती है, लेकिन ऐसी बात तो उनकी हुई ही नहीं थी। और ये बात सुनकर डॉक्टर थोड़ा सा हिचकिचा जाता है, यानी कि यहाँ पर उस डॉक्टर के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और ये बोलता है कि उनको इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ नॉर्मल है। अब आज की जो स्टडी होती है वो कंप्लीट हो जाती है, वो सभी बाहर चले जाते हैं और सब लोग थोड़े थोड़े परेशान थे। डीओ को बार बार उसी का इमेज वापस सामने आ जाता है। रात को सभी लोग सो जाते हैं। उस बिल्डिंग में घूमते हुए उसी बीच को देखते हैं। वो बीच सबसे पहले डॉक्टर के रूम के बाहर और डॉक्टर स्लीप पैरालिसिस में उसको देखता है। वो काफ़ी खुश होता है कि ये ब्यूटीफुल डिस्कवरी है। अब वो भी दूसरे लोगों के पास में जाती है कि करके सबको देखकर उन्हें आसपास घूमकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो लोग अपने स्लीप एनालिसिस में देख पाते हैं, अपने नींद में देख रहे होते हैं और स्लीप पैरालाइज भी हो गए थे, यानी कि उनकी आंखें तो खुली होती है लेकिन उनकी बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाती है। शायद जो ब्रेन का हिस्सा है वही पूरी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। खैर वो बीच लास्ट में थियो के पास जाती है और उसको देखने लगती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि कोई उसको जगाओ। और उसके ऊपर थोड़ी सी ब्लड की ड्रॉप आती है और वो बीच उसके ऊपर आ जाती है, जिसके साथ ही सीन यहाँ पर कट हो जाता है। इस सीन को कई सारे लोगों ने दावा किया है। वो इसलिए पैरालाइज होते हैं तो उनकी सामने कोई डीमन या कोई हॉरर सीन आता है जो कि उनके चेस्ट के ऊपर बैठ जाती है, इससे उनका चेस्ट और हार्ट बहुत ही हैवी फील होता है और ये जो चीज़ है वो बिल्कुल रियल है और यहाँ पर कई लोगों ने इस चीज़ को दावा किया है। अब अगली सुबह सभी लोग जागते हैं और उनको पता चलता है कि थियो अपने रूम पर है ही नहीं। अब वो सभी लोग डॉक्टर के रूम पर जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कि थियो गायब हो गया है। साथ ही साथ उन्होंने उसकी चिल्लाने की आवाज़ भी सुनी थी रात में और उन्होंने उस रात को उस थीप को अपने साथ देखा था, जिसे सुनकर डॉक्टर खुश हो जाता है और बोलता है थियो यहीं कहीं पर होगी। स्लीप पैरालाइज होने के बाद इंसान काफ़ी परेशान हो जाता है। थियो को अभी अकेले रहने का मन कर रहा है और वो वापस जरूर आ जाएगा। वो आगे ये भी बोलता है कि थियो परेशान होकर अपने घर चला गया होगा, पर ऐसा है तो ये ठीक नहीं है। बिना प्रॉपर
सॉल्यूशन से वो इस सीन को डील नहीं कर पाएगा। कल रात जो हुआ वो एक कोइंसिडेंट होता है, क्योंकि स्टडी से उसका कोई लेना देना नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि डॉक्टर यहाँ पर झूठ बोल रहा है। तब मार्को और बोंडा बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर बोंडा अपने बारे में बताते ही है कि उसने अपनी शादी की थी और एक दिन उसका हस्बैंड जागा तो वो बिल्कुल चेंज हो गया था। उसके लाइफ गोल क्लियर थे और उसने बोला कि उसका फ्यूचर बोंडा के साथ में नहीं है। वो यही सोचती थी कि कोई इतना जल्दी कैसे बदल सकता है, और यहाँ पर आकर उसे पता चल गया कि कोई बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। वो यहाँ पर रीडिंग सीख रही होती है, अभी वो एक कार्ड निकालती है जो कि का था, और उस रूम के अंदर उसी बीच के शैडो को देख पाते हैं, यानी कि यहाँ पर डेथ इनके ऊपर मंडरा रही है। अब सभी लोग रात को डिनर टेबल पर होते हैं और काफ़ी परेशान भी थे, जिनसे डॉक्टर ये बोलता है कि थीफ अर्ली मॉर्निंग खुद ही यहाँ से चला गया था, और वो उन सबको कल रात की रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें वो अपने बेड से खुद ही उठता है, अजीब तरीके से स्लीप वॉकिंग करते हुए कहीं चला जाता है। ऐसा लगता है कोई उसे गाइड कर रहा हो, पर हम जानते हैं ये और कोई और नहीं, वही बीच है। और सबसे बड़ी बात, उस स्कूल के अंदर ज़्यादा कैमरे नहीं थे, तो वो आगे वहाँ से कहाँ चला गया ये पता नहीं चला। बोंडा बोलती है उनको इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए। इस पर डॉक्टर बोलता है 48 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती, और वो भी कुछ नहीं कर सकते। रात को सभी लोग सो रहे होते हैं और फिर से उन्हें वही ड्रीम आता है, और स्लीपिंग में वो लोग पैरालाइज हो जाते हैं। इनके पास फिर से वही बीच आती है। इस बार वो उनके पास में आकर उन्हें टच भी करती है, जिससे वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। वो बीच अब डॉक्टर के पास जाती है और उसे कहीं पर खींच कर ले जाती है। सभी लोग सुबह को जागते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर खुद ही मिसिंग है, और वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। काफ़ी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर ये बोलते हैं कि वो यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि लोग यहाँ पर एक एक करके गायब हो रहे हैं। जिस पर बोंडा कहती है कि उनके साथ में कुछ हुआ है और उन्हें सब कुछ ठीक करना होगा, लेकिन डॉक्टर नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। बोंडा और मार्गो वहीं पर रुकती हैं। बोंडा ये बोलती है कि वो कहीं पर भी नहीं जा सकती, इसलिए वो सब कुछ ठीक करने का रास्ता ढूंढेगी, क्योंकि उसके पास में कोई और रास्ता था ही नहीं। ना ही उसके पास में पैसे थे और ना ही उसकी लाइफ सॉर्टेड हुई थी। फिर वो विक्टर को कॉल करके उससे डॉक्टर के मिसिंग होने की बात कहती है, और वो ये कहता है कि वो वहाँ पर आकर देखेगा। अब बोंडा डॉक्टर की नोटबुक को पढ़ने लगती है और उसको एक आर्टिकल मिलता है। ये लिखा होता है कि 18 लोगों की 1981 में नाइटमेयर के टाइम में डेथ हो गई थी। पढ़कर वो लोग और परेशान हो जाती हैं, और यहाँ पर मैं समझ सकता हूँ कि ये पिच वही होगी जिसने सबको मारा था। उन्हें एक पेशेंट का नोट भी मिलता है, उसने ये बताया था कि उसे नाइटमेयर में यही चीज़ दिखाई देती है, और वो उसे चेस करती है हर जगह पर, यानी कि उसके रूम में, पहाड़ में, बाहर में। और ये एक जेस्टर फेयर नाम के लड़के का था, तो कोई और नहीं विक्टर फेयर का ही भाई होता है, जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो कोई और नहीं जेस्टर ही था, और उसको भी इस बीच ने ही मारा होगा। और मेरे खिलाफ से डॉक्टर ने उसके बारे में भी रिसर्च किया होगा और उसके एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, इसके चलते वो मारा गया। अब रात हो जाती है और मार्को अकेले बैठी हुई होती है। वो भी काफ़ी परेशान थी, जिससे उसे उस बीच के विजन्स लगातार आ रहे थे, जिससे वो काफ़ी डर रही थी। कुछ ही देर के बाद विक्टर भी बिल्डिंग के अंदर आ जाता है और वो डॉक्टर को स्लीप वॉकिंग करते हुए देखता है, और वो बीच उसे भी कहीं पर खींच लेती है। बोंडा और मार्गो साथ में थी, तभी मार्गो दियो को स्लीप वॉकिंग करते हुए देखती है, लेकिन वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है। होटल भी अब वापस आ गया होता है, और वो बोलता है कि इस टाउन में एक ही बस आती है कि उसने मिस कर दी। ये जो टाउन है वो किसी भूतिया टाउन की जैसा है, और उसे एक पेट्रोलिंग कार ने यहाँ तक लिफ्ट दी है। लेकिन सोचने वाली बात ये थी, जब यहाँ पर वो ये सोचता है कि जब यहाँ पर कोई और नहीं आता है, तब यहाँ पर पेट्रोलिंग कार कहाँ से आ गई। तो इसका रीज़न हम एंड में जानेंगे, क्योंकि काफ़ी बढ़िया है। वो तीनों आपस में बात करते हैं कि करना क्या चाहिए। बोंडा ये बोलती है कि डॉक्टर ने सब कुछ लिख कर रखा है, वो उनकी हिप्नोसिस को रिवर्स करके उन्हें वापस ला सकती है। जो भी उनके साथ में हो रहा है वो शायद रुक जाए, लेकिन इसके लिए कोई भी एग्री नहीं करता, क्योंकि इसका उल्टा भी इफेक्ट हो सकता था। एनीवेज वो ये डिसाइड करते हैं कि पोर्टल सो जाए, और वो दोनों उस पर नज़र रखेंगी ये चीज़ें कैसी होती हैं। टाइम पर वो उसको जगा देंगी। पोर्टल सो जाता है और वो दोनों उसके पास बैठकर नज़र रख रही होती हैं, और बोंडा ने वो नोटबुक पूरी पढ़ ली थी, जो उसको कुछ खास समझ में नहीं आई हुई होती है। लास्ट पेज को पढ़कर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। लिखा था कि अब ये चीज़ दिमाग के आंतरिक प्रोजेक्शन तक नहीं रहेगी। डोर ओपन हो चुका है, जहाँ पर कोई चीज़ बाहर से अंदर आ जाती है। तभी बोंडा कॉफ़ी लेने जाती है और होटल के ऊपर मार्गो नज़र रख रही होती है। तभी उसकी खुद की नींद लग जाती है। पोर्टल स्लीप वॉकिंग करते हुए कहीं पर जा रहा होता है और मार्गो को होश आता है। वो उसका पीछा करती है और उसको रोकती है, पर सडनली वो भी गायब हो जाता है,
कि इसी विष का काम था। वो इससे काफ़ी परेशान हो जाती है। वोंडा उसे समझाती है। वो उसे हिप्नोसिस से बाहर निकालने की बात करती है। इस पर वो भी एग्री करती है। मार्को को हिप्नोटाइज करके ट्रांस जैसी लोकेशन पे भेज देती है। कहती है कि उसे जागने से पहले उसे वो डोर क्लोज करना पड़ेगा जो कि उन लोगों ने ओपन कर दिया था, यानी कि ये जो बीच वाला वर्ल्ड है उन्होंने ओपन कर दिया था। मार्को अपनी स्लीप में जाती है और हम डॉक्टर और उन दोनों लोगों को किसी बिल्डिंग में वॉकिंग करते हुए देख पाते हैं जो कि उन लोगों के पास ही आ रहे होते हैं। फिर मार्गो के पीछे वही बीच आ जाती है। होंडा उसे बोलती है कि वो डोर को क्लोज करके वापस आ जाए और उसके जागने पर सब नॉर्मल हो जाता है और को लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है। मार्गो ड्रिंक लेने बाहर जाती है और होंडा उसे देखती है तो वो इसलिए वॉकिंग कर रही होती है। जी हाँ, यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं हुआ होता है और वो होंडा के पीछे वही बीच आकर खड़ी हो जाती है और अब वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि कोई उसे जगा दे। आपको याद होगा उनको स्टार्टिंग वाले सीन में एक चीज़ दिखाई देती है कि एक लेडी उसे बोल रही होती है कि कोई जगा दो। यहाँ पर कोई और नहीं, वो खुद ही थी, जिसका सिंपल से मीनिंग ये है कि वो उसकी खुद की सब कॉन्फिडेंशियल थी क्योंकि उसे बोल रही थी कि उसे उड़ जाना चाहिए। उसके साथ में इतना कुछ हो रहा था, तो ऐसा क्यों है? तो दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में जब पहले दिन एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो उसके बाद में से ये लोग जागे ही नहीं थे। यहाँ क्योंकि यहाँ पर हम देख पाते हैं उसे जगाता है और वो खुद को उसी ऑपरेशन रूम पर पाते हैं जो कि अभी तक सोए हुए होते हैं। वोंडा के जागने पर वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। और देखो यहाँ पर असल में ये होता है कि फर्स्ट डे एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ वो कभी रुका ही नहीं था और मेरे ख्याल से फ्राइडे भी अभी तक नहीं आया था। पहले ही वोंडा की नींद खुल गई थी। वो जो बीच होती है वजह से आते हैं तो हम द हैक भी कह सकते हैं। ये जो होती है वो बहुत ही खतरनाक थी, इस वजह से वो जाग गई थी। कि तीन लोग जो थे वो हिप्नोसिस के अभी भी शिकार बने हुए थे क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहा होता है। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि मूवी के अंदर बीच यानी जो हैक दिखाई दी है वो के ड्रीम को उनके सोल में ही कंज्यूम कर लेती है। इस वजह से वो लोग रियल वर्ल्ड में ही चले जाते हैं। बाकी जो तीन लोग थे वो कोमा में ही थे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वांडा बच गई थी क्योंकि इस ड्रामा को भुला नहीं पा रही थी। रीजन था कि वो फर्स्ट डे के बाद पूरी जगह पर भूतिया बन गई थी। वहाँ पर जो लोग होते हैं वो अजीब तरीके से गायब हो रहे थे, इंक्लूडिंग द डॉक्टर। तो ये सब उनके थॉट्स थे क्योंकि ये बीच वहाँ पर मैनिपुलेट कर रही थी। अब एक और चीज़ हो सकती है कि बीच की वजह से विक्टर का भाई जस्टिस गायब हो गया था। हो सकता है कि डॉक्टर और विक्टर उस बीच से बदला लेना चाहते थे। बीच होती है वो लोगों की स्लीपिंग्स पर फेड करती है लाइक नाइटमेयर। वो उन्हें यूज़ करके किसी मरे हुए इंसान की तरह छोड़ देते हैं। इसको कोमा कहा जा सकता है। मूवी के अंदर इसको द हैक कहा गया है क्योंकि रियल हादसों पर बेस्ड है। ये करती है कि लोगों के डरों पर फीड करती है और उनको नींद में ही मार डालती है, फिर उनको कोमा में भेज देती है। अब ये देखो उस मूवी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा है। यहाँ पर काफ़ी कुछ करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये मूवी ज़रूर पसंद आई हुई होगी। पसंद आई हुई होती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दें।